हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। मैं उमाकांत दीक्षित आज ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 17 लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले सेशन में एंगल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने स्टार्ट किए थे। उन्हीं क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या टाइप होते हैं एंगल बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन बनने के। देखिए, बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपको करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि यहाँ पे सिंपल एंगल पुटिंग वैल्यू होती है। जो एंगल आपको दिया गया है आपको सिर्फ एग्ज़ाम में उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जब आप इनको सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करते समय सिर्फ इनकी वैल्यू पुट करनी होती है और आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं इनके क्वेश्चन। हम लोग को ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि नोट्स में हमने पर्याप्त मात्रा में इनके क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो मैं केवल और केवल रिदम बनाने के लिए और आपको ये समझाने के लिए कि एंगल बेस पर किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उस क्रम को आगे रखते हुए इन सभी क्वेश्चंस को आपको सामने उपस्थित कर रहा हूं, जिससे कि आप सभी ये समझ पाएँ, ये जान पाएँ कि एंगल बेस्ड क्वेश्चन में आखिर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है और किस तरीके से क्वेश्चन बनते आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो जो चैनल पर नया है वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस 5 tan स्क्वायर 30 प्लस 3/2 sin स्क्वायर 90 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। देखिए, क्वेश्चन में दी गई ऐसी कोई भी एंगल की वैल्यू नहीं है जो आपने ना पढ़ी हो, क्योंकि जैसे ही हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी पार्ट 1 में ही हम लोगों ने एक टेबल बनाई थी और मैंने कहा था कि इस टेबल का आपको यूज़ तब तक करना पड़ेगा जब तक आपकी ट्रिग्नोमेट्री चलेगी। तो उसी क्रम को हम लोग देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो आप देख सकते हो फ्रैक्शन में आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो फ्रैक्शन में आने वाला है। साइन कॉस का कोई भी टर्म नहीं आएगा, सिंपल हमें वैल्यू मिलेंगी। क्या वैल्यू मिलेंगी वो देखते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन की जो बात कही गई है, क्वेश्चन हमसे कहा गया कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब बताइए, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर है। ठीक उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर 45 की बात की जाए तो कॉस 45 होता है 1/√2, तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एंगल की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन को करने में कोई ट्रिकी अप्रोच नहीं होती है, आपको सिंपली स्मूथली वे में चलते चले जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ कि 5 लिखा है तो 5 इंटू tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर कर दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 3/2 इंटू साइन 90, साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू कॉस 90, कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 0 हो जाता है। तो 0 का चाहे स्क्वायर करो कुछ करो कोई भी असर नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर हुआ 1/4 और 1/√2 का होल स्क्वायर हुआ 1/2 प्लस 5 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर हुआ 1/3 प्लस 3/2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। यहाँ देखिए -3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक एक स्टेप मैं आपको इसीलिए बताता हूँ कि अगर किसी ने ट्रिग्नोमेट्री पहली बार पढ़ना स्टार्ट किया है तो उसको भी कोई समस्या ना रहे। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन रह गई है, उसी को करना रह गया है। बाकी आंसर हमें दिख रहा है कि जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन में क्या आंसर आने वाला है। देखिए 1/4 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/8 प्लस 5 इंटू 1/3 कितना होगा 5/3 प्लस ये 3/2 ही रहेगा और 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। चाहे एडिशन होता चाहे सब्ट्रैक्शन होता, 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इतना हो गया है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको एलसीएम लेना है। बताइए 8 3 और 2, 8 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 24 होगा। कैसे होगा, जब हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तब वहाँ पे मैं कई सारे मेथड बताऊंगा आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के। तो उसी क्रम में मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। देखिए 8 यहाँ पर है जो 2 का फैक्टर है, यहाँ पे भी 2 का फैक्टर होगा और ये 3 है तो 2 का फैक्टर तो हमें यहाँ 8 में मिल रहा है, एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है 3, इसलिए 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 24 एलसीएम है तो 8 का 24 में डिवीजन करोगे 3 बचेगा तो 3 ऊपर हुआ प्लस यहाँ देखिए कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 8 तो 5 8 जा 40 प्लस यहाँ देखिए कितना बचेगा 12 और 12 3 जा 36। आप इन सबको अब सिर्फ क्या करना है, ऐड करना रह गया है।
इन सभी वैल्यू को ऐड करना रह गया है, तो अब सिर्फ ऐड कर लेते हैं हम लोग। देखिए 40 और 30 को ऐड करोगे तो 70 होता है, और 6 और 3 ऐड करोगे तो 79 होता है। तो 79/24 ये हमारा एग्जैक्ट आंसर निकला। तो पहली चीज़ तो हमें ये बताइए कि क्या आपको 79/24 यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में कोई ऑप्शन दिया गया है? नहीं, कोई भी जो ऑप्शन है वो सिंपल फ्रैक्शन में नहीं दिया गया है, वो हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है। तो इसको भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कि 24 का जब आप टेबल पढ़ना स्टार्ट करोगे तो 24 का टेबल जब आप 3 टाइम्स पढ़ोगे तो आप कहाँ पर पहुँचोगे? आप पहुँचोगे 72 पर, क्योंकि 24 × 3 कितना होता है? 72 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 72 होता है। तो देखिए ये हो गया 3 टाइम्स टेबल पड़ा है तो 3 हो गया। अब बताइए 72 में कितना ऐड करूं कि 79 पर पहुंच जाऊं? 5 ऐड करूं तो 5/24 यही हमारा आंसर होगा। कुछ नहीं किया है, 79/24 को हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है। 79/24 मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका क्या होगा कि 24 का टेबल पढ़िए, 79 के आसपास पहुंचिए। तो हमें पता है कि 24/3 कितना होता है? 24 × 3 72 होता है। 72 कितना ऐड कर दिया जाए कि 79 मिल जाए? 5 ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 3/5/4। तो ये देखिए ऑप्शन में क्या ऑप्शन है? ऑप्शन डी, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कोई भी स्टूडेंट आसानी से कर सकता है, बशर्ते कंडीशन सिर्फ यही है कि आपको जो टेबल मैंने बनाई थी उस टेबल की सारे एंगल की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको एंगल की सारी वैल्यू फाइंड आउट है, अगर आपको एंगल की सारी वैल्यू पता होती हैं, तो इन प्रकार के क्वेश्चन को करने में कोई भी ट्रिकी अप्रोच नहीं होती है। सिंपल और सिंपल आपको एंगल की वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है, बाकी उस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता है। स्मूथली वे में आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कि एंगल बेस के हम लोगों ने पहला कंपैरिजन वाला एंगल पढ़ा था, जहां हम लोग कंपैरिजन करना पड़ता था वैल्यू को, वो हम लोगों ने कल के सेशन यानी कि पिछले सेशन में कवर किया था। आज के सेशन में हम लोग कवर कर रहे हैं, वो हम कवर कर रहे हैं कि डायरेक्ट एंगल वैल्यू हमें दी जाएंगी, हमें सिर्फ एंगल की वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, 1-2 क्वेश्चन और मैं इस पर ट्राई करूंगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है आप लोगों को बताने के लिए। आप लोग खुद ही इतने होशियार हैं कि आप ये चीज़ समझ चुके होंगे कि यहाँ पे करना क्या है और चल क्या रहा है। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट जो थर्ड टाइप होगा इसी एंगल बेस्ड क्वेश्चन में, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन लगातार एग्जाम में बनते रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे, ये इस बात की गारंटी है। ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में अगर कहीं से वेटेज होता है, कहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो बन सकते हैं इसी टाइप थर्ड पर जो हम एंगल बेस्ड क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हम एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ चलेंगे उसी टाइप की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, अब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्या राइट वे होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? कुछ ट्रिकी अप्रोच होती ही नहीं है। आप सिर्फ सिंपल देख सकते हो कि कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जिसकी वैल्यू आपको पता ना हो। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ करना क्या है? एंगल वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। आइए देखते हैं फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। सबसे पहले जो दिया गया है, सबसे पहले उसी को देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। x इंटू साइन 60 का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर 60 दिया गया है। तो सबसे पहले आपको साइन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब चूंकि इसका स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर कर देंगे, -3/2 सेक 60। सेक 60 की बात की जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और इसका स्क्वायर है तो इस पूरे का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4/5 साइन स्क्वायर 45। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, इसका स्क्वायर। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, इसका स्क्वायर। और ये इक्वल है किसके? ये इक्वल है 0 के। ये इक्वल किसके हैं? ये इक्वल 0 के हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन में एंगल की वैल्यू को पुट कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ एंगल की वैल्यू को क्या किया है? पुट कर दिया है। अब एंगल की वैल्यू पुट करने का मतलब यही है कि आपको एंगल के वैल्यू पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है इन टाइप के क्वेश्चंस में कि आपको एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें पता थी इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट रख दी। अब हमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना रह गया है। कैलकुलेशन करने की बात करें तो देखिए x इंटू √3/2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 3/4। यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 इंटू
ये कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 4/5 इंटू, यहाँ देखिए 1/√2 का होल स्क्वायर क्या होगा 1/2, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होता है रूट हट जाता है, किसी भी रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, इक्वल किसके है 0 के। अब देखिए जरा यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा कितने टाइम्स 2 टाइम्स। यहाँ देखिए ये हो गया 3x/4, ये माइनस का 1 बचा यहाँ, और यहाँ बचा है 3 2 जा 6/5 इजिकल टू 0। इतना हम पहुंच चुके हैं कैलकुलेशन करने के बाद। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। तो एक तरफ हम x की वैल्यू रखें और दूसरी तरफ पहुंचा दें हम जो वेरिएबल हमें मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एक तरफ सिर्फ और सिर्फ x रखते हैं कि 3x/4 हमने यहाँ पे रखा, -1 वहां जाएगा तो प्लस में जाएगा, और प्लस का 6/5 वहां जाएगा तो किस में जाएगा माइनस में। अब सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना रह गया है कि 3x/4 यहाँ था, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 5 - 6 यानी कि -1/5 बचेगा। अब आप एक चीज़ बताइए, x की वैल्यू आपको निकालनी है तो ये 4 किस में जाएगा, ये 4 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और ये 3 डिवीजन में जाएगा, तो आपको मिलेगा -4/3 5 जा 15, यानी कि -4/15 इस क्वेश्चन का आंसर है। x की वैल्यू निकल के आई है -4/15। देखिए कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सुटेबल है, हमारे लिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां से निकल के एग्जैक्ट वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -4/15। तो आप देख सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्टली आपको एंगल की वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है और सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, ऑप्शन पे जाके आपको आंसर टिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंगल बेस के 2 टाइप हम यहीं पर क्लियर करते हैं। तीसरा टाइप जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लास्ट टाइप होगा इस एंगल बेस क्वेश्चंस का, वो हमारे लिए समझना और वो हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग उसी की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग टाइप थर्ड अब डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप थर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे जो कि एंगल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो हो जाइए तैयार, देखते हैं कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं टाइप 3 में। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग टाइप थर्ड पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले ट्राई करेंगे जो बिल्कुल ही समझने के लिए लेवल स्तर पे बहुत ही निम्न लेवल का होगा और उसको समझना हमारे लिए आसान होगा, जिससे कि स्टेप बाय स्टेप हम टाइप थर्ड को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को समझते चले जाएँ। ऐसा नहीं है कि हमने किसी टाइप थर्ड को उठाया और पहले ही हम कठिन क्वेश्चन लगाने लगे, जिससे होगा क्या कि हम चीज़ समझ नहीं पाएंगे और हमें ये लगेगा कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। तो बड़ी कोई स्तर नहीं होता है, उसी लेवल को धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा के हम लोग चलेंगे तो हम लोग समझते चले जाएंगे कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन दिया गया ये फूड असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर कोई स्टूडेंट इसकी तैयारी पहले से करता आ रहा है तो वो क्वेश्चन का आंसर भी दे चुका होगा इतने ही देर में। ठीक है, विद इन सेकेंड इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और ये एग्जामिनर का टाइप थर्ड जो कि एंगल बेस पर टाइप थर्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टाइप माना जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं और जो बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया कि cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2, ये हमें गिवन वैल्यू है। हमें जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है cos x प्लस cos y की वैल्यू 2 है। तो अब आप एक चीज बताइए, जो गिवन वैल्यू है हमें यहीं से चलना है और हमें पहुंचना है जो हमें वैल्यू निकालनी है। हमें वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है sin x प्लस sin y की वैल्यू। अब एक चीज बताइए, जब तक हमें x और y का मान नहीं पता है, जब तक हमें एंगल नहीं पता है, तब तक हम बता ही नहीं सकते कि इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि ये किस वैल्यू के इक्वल होगा। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता है कि x की वैल्यू 30 है तो sin 30 का मान हमें पता होता है। अगर मैं कह दूं x की वैल्यू 45 है तो आप कहेंगे sin 45 की वैल्यू हमें पता होती है। तो अगर आपको x y की वैल्यू पता है तो आप इन इक्वेशंस को इजीली कर जाओगे, लेकिन यहाँ पे x y की वैल्यू आपको नहीं दी गई है, आपको पूरी एक टर्म दिया गया है cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2। तो होता क्या कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम इन्हीं जो गिवन वैल्यू होती है या जो इक्वेशन दी जाती है इससे हम x y की वैल्यू को फाइंड आउट करने की पूरी कोशिश करते हैं। और होता यही है कि जो इक्वेशंस बनती हैं वो इसी स्तर पर बनती है कि स्टूडेंट जब भी एग्जाम में इन क्वेश्चंस को देखे तो एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर ले इजीली। लेकिन वो फाइंड आउट आप तभी कर पाओगे जब आपको एंगल की जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल हैं 0 से लेके 90 तक, 0, 30, 45, 60 और 90, इनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए इन पर। जब आपकी इन पर अच्छी कमांड होगी तो आप इनको क्वेश्चंस को बहुत ही क्विकली सॉल्व कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को कि इफ cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि cos x प्लस
cos y इसका मान 2 है। तो जब ये दिया गया है इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में इसका इंपॉर्टेंस है, तभी दी गई है। कोई वैल्यू क्वेश्चन में दी तभी जाती है जब इस चीज का इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, अब एक चीज बताइए, अगर मैं ये कहूँ कि ये इक्वेशन cos x प्लस cos y 2 के इक्वल है, तो ये कब 2 के इक्वल हो सकती है? कब ये 2 के इक्वल हो सकती है? ये तब 2 के इक्वल हो सकती है जब cos x 1 आ जाए, cos y 1 आ जाए। यानी cos x का मान अगर 1 हो और cos y का मान अगर 1 हो तो 1 प्लस 1 क्या बना देगा? 2 बना देगा। ये चीज समझ में आ रही है? बिल्कुल छोटी सी चीज है लेकिन बहुत ही रिलायबल चीज है ये, कि अगर cos x प्लस cos y 2 है तो हमें सिंपल पता है कि cos x 1 हो और cos y 1 हो तो 1 प्लस 1 2 बना देता है। ठीक है, मैं 1 की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे ये पता है कि cos में, sin में, tan में, सभी में क्या आता है? 1 आता है। 1 वैल्यू हमें मिलती है तो 1 प्लस 1 2 बन जाता है। और cos में 1 कब होता है आप बताइए? cos में 1 वैल्यू कब होती है? किस एंगल पर cos की वैल्यू 1 मिलती है? cos 0 का मान होता है 1, cos 0 का मान होता है 1। तो हम यहां से कहेंगे कि अगर ये भी 1 है और ये भी 1 है, अगर ये भी 1 है और ये भी 1 है, तभी तो 1 प्लस 1 2 बनेगा, तभी तो 1 प्लस 1 2 बनेगा। तो जब इसको 1 करना है इसका मतलब x भी 0 हो गया, और जब cos y का वैल्यू 1 होनी चाहिए तो इसका मतलब y भी 0 हो गया। आप इतनी चीज समझ पा रहे हो क्या? ये रिलेट कर पा रहे हो? बिल्कुल छोटी सी चीज मैं समझा रहा हूं, लेकिन अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो टाइप 3 आपके लिए बिल्कुल ही आसान चीज बन जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि cos x प्लस cos y इक्वल टू 2 ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो जब ये क्वेश्चन में दिया गया है तो इसका इंपॉर्टेंस है, हम इसी को लेकर चलेंगे। हमें करना क्या है? हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अगर sin x की बात करें और x अगर हमें पता है कि sin 0 है, x की वैल्यू अगर 0 है तो sin 0 का मान हमें पता होता है, x की वैल्यू 45 है तो sin 45 की वैल्यू हमें पता होती है। तो ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे x y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। वो कब निकलेगी? वो हमने यहाँ पे देखा कि cos x की वैल्यू 1 और cos y की वैल्यू 1 हो तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है। और हमें पता है कि cos 0 क्या होता है? 1 होता है। cos 0 क्या होता है? 1 होता है। तो अब आप यहाँ पे समझ रहे हो कि आपको ये एंगल वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी इन चीजों को आप पकड़ सकते हो। तो जैसे ही मुझे पता चला है cos 0 1 होता है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 1 तभी होगी जब x क्या हो? 0, और cos y की वैल्यू भी 1 तभी होगी जब y क्या हो? 0। यानी कि x और y की वैल्यू हमें पता चल गई इस इक्वेशन के जरिए से कि 0 होंगी। x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। अब कुछ नहीं करना है, हमसे जो पूछा गया है हम उसकी तरफ चलते हैं। हमसे पूछा गया है कि भाई sin x प्लस साइन y की वैल्यू आप बता दीजिए क्या होगी। अब देखिए, साइन x की बात करें तो साइन 0 हो गया, और साइन y की बात करें तो ये भी साइन 0 हो गया। क्यों? क्योंकि x और y की वैल्यू हमें यहां से मिल चुकी है, इसलिए हमारे लिए ये क्वेश्चन अब कुछ नहीं रह गया है। साइन 0 होता है 0 और साइन 0 होता है 0, और 0 प्लस 0 क्या मिलता है? 0 ही मिलता है। तो देखिए क्या ऑप्शन में 0 है? जी हाँ, पहला ही ऑप्शन 0 है, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अभी चलना सिखा रहा हूं, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट बता रहा हूं, एक एक चीज कि भाई कैसे यहां से x 0 मिला, कैसे यहां पे y 0 मिला। आपको इस तरीके क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसको कैसे ट्रीट करोगे, कैसे पहुंचोगे x y की वैल्यू तक, फिर कैसे वैल्यू को रखकर हम कैसे मान मिलता है। लेकिन अगर आपको ये चीजें एक बार समझ में आ गई और आप इस चीजों की प्रैक्टिस अच्छे से कर ले गए तो होगा क्या कि आप क्वेश्चन को देखते ही बताएंगे कि ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब x 0 हो y 0 हो। ये तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये इक्वेशन तभी तू देगी जब x 0 हो y 0 हो। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो sin 0, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो sin 0, तो sin 0 और sin 0 यानी कि 0, तो 0 हम सीधा ऑप्शन पे टिक कर देते। कॉपी पेन को भी उठाना नहीं पड़ेगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी चूंकि हम लोग चीजें सीख रहे हैं इसलिए आपके लिए मैं ये अभी बिल्कुल होप लेके नहीं चल रहा हूं कि आप कॉपी पेन ना उठाएं। कॉपी पेन उठाएं, यूज करें, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी आप खुद कॉपी पेन को छोड़ देंगे और ऑप्शन पे जाके सीधा टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि अगला क्वेश्चन इसमें क्या है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल ही इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी जो चीज़ मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में आपको बताई है।
कि कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एंगल की वैल्यू क्या हो सकती है और किस एंगल पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर आपने एक बार ये चीज़ें समझ लेंगे किस एंगल पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है और हम कैसे इक्वेशन को सेटिस्फाई होते सॉल्व कर सकते हैं, तो वो चीज़ अगर आपने पकड़ ली तो एक बार, तो फिर उसके बाद आपको कोई समस्या कभी फ्यूचर में नहीं होने वाली है। जैसे इस क्वेश्चन की बात की जाए, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपसे एक इक्वेशन दी गई है और थीटा की वैल्यू पूछी गई है। करने वाले तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम ऑप्शन पर चले जाएं और एक बारी से क्रमवार हम चेक कर लें कि भाई कौन से एंगल की वैल्यू पर ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो वो भी एक तरीका है, लेकिन उस तरीके में अगर आप ये मान के चलिए कि ये 45 डिग्री जो कि आंसर है, अगर ये ऑप्शन लास्ट में हो यानी ऑप्शन 4th पर हो और आपको ये पता ही ना हो कि 45 हमारा आंसर हो सकता है, तो आप पहले 3 ऑप्शन चेक करोगे, फिर चौथे पर जाकर जब ऑप्शन चेक करके इक्वेशन सेटिस्फाई मिलेगी तब आप जाके उस पर टिक करोगे। तो आप समझ सकते हो कि आपका टाइम भले ही जल्दी से आप सॉल्व कर पा रहे हो, लेकिन औरों की अपेक्षा, क्योंकि ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व हो सकता था, उसको आप और ज़्यादा समय ले लोगे अगर आप ऑप्शन से भी जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हम इसको कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे थीटा क्या होने वाला है। देखिए, हमसे जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है वो ये है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, ये हमें दिया गया है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। अब आप एक चीज़ बताइए कि tan थीटा की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि cot थीटा की ऐसी वैल्यू क्या रखूं कि इन दोनों को ऐड करने पर हमें 2 मिल जाए। tan थीटा और cot थीटा की ऐसी वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इन दोनों को रखने पर 2 मिल जाए। आपको भी पता है कि √3 और 1/√3 रखने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो भी कोई फ़ायदा, 0 इन्फिनिटी रखता हूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। होता क्या है, 2 आपको सिंपल पता है कि 1 + 1 2 होता है, 1 + 1 2 होता है, और tan में भी 1 आता है और cot में भी 1 आता है, tan में भी 1 आता है और cot में भी 1 आता है। और आप देखोगे अगर तो आपको ये पता है जब आपने टेबल पढ़ी है कि tan 45 और cot 45 इन दोनों की वैल्यू सेम कितनी होती है, 1 होती है। जब आपने टेबल को पढ़ा होगा जो मैंने पार्ट 1 में आपको सीधे सीधे आके लिखवाई थी, तो वो आप समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट है कि tan 45 और cot 45 दोनों की वैल्यू एक होती है, क्या, 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि tan थीटा 1 लाने के लिए थीटा 45 होना चाहिए और cot थीटा 1 लाने के लिए भी थीटा 45 होना चाहिए। तो यहाँ तो आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि भाई थीटा कितना है, 45 डिग्री। तो आप देखिए ऑप्शन ए ही आपको मिल रहा है, पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इन चीज़ों को समझ के चल रहे हो ना कि अगर आप कहीं ऐसा करने लगते कि इसको साइन कॉस में तोड़ने लगते या कॉट को tan के टर्म में तोड़ने लगते, तो भले ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता, आपको थीटा मिल जाता, लेकिन जो क्वेश्चन बिना कॉपी पेन के, बिना किसी हेडिक के आप सॉल्व कर सकते थे, उसको आप करने में टाइम ले जाते। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं इसीलिए बताता हूं कि एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, फेवरेट क्वेश्चंस में ये तरीका आता है। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ आपसे एग्जामिनर यही होप रखता है कि आप इन चीज़ों को कैच कर सकें कि भाई ये क्वेश्चन आखिर बन कैसे रहा है और इसको कैसे हम स्मार्ट वे में कौन सी अप्रोच लगाएं जिससे कि क्वेश्चन बहुत ही ईजिली वे में विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्मार्ट तरीका हम लोगों को लेके चलना है कि किस तरीके से हम इनको स्मार्टली सॉल्व करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा क्योंकि आपने देख लिया कि मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं जो बिल्कुल ही आप देखते ही बता सकते थे कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सेम वही तरीका, सेम वही अप्रोच हमें लेकर चलना है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस एंगल पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन जो आपको मिल रहे हैं वो पाई के टर्म में मिल रहे हैं। पाई के टर्म को देखने से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले सेशन में आपको बता दिया था कि कैसे हम पाई को डिग्री में और डिग्री को पाई में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 डिग्री होती है, तो π/6 जो होगा वो होगा 30 डिग्री। π/6 का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। π/4 अपने आप में 45 डिग्री होगा। π/3 होगा आपका 60 डिग्री। और π/5 की बात की जाए तो आप 5 से 180 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 होगा
और 5 होगा, यानी कि 35 डिग्री होगा। इतने ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इतने ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मैंने पहला क्या किया है, मैंने सिर्फ पहचानने के लिए इनको डिग्री में लिख लिया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि 2 sec थीटा इक्वल है किसके, 3 cosec स्क्वायर थीटा के। देखिए ये इक्वेशन हमें गिवन है कि 2 sec स्क्वायर थीटा 3 cosec स्क्वायर थीटा के इक्वल है। कब इक्वल हो सकती है, जब थीटा की वैल्यू सेम हो, यानी कि थीटा की किसी एक मान पर जब हम किसी एक थीटा की वैल्यू को यहाँ पे रख रहे होंगे और दोनों को सॉल्व करने पर, LHS को सॉल्व करने पर और RHS को सॉल्व करने पर वैल्यू सेम आ रही होगी, यानी LHS और RHS आपस में सेम हो रहे होंगे, इक्वल हो रहे होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये इक्वेशन इक्वल है। तो अब हमें वही फाइंड आउट करना है कि आखिर थीटा की ऐसी किस मान पर, आखिर थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि LHS RHS के इक्वल होगा। मैं यहाँ पे करके आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज आप खुद समझ जाओगे जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँगा कि आपको एग्जाम में किस तरीके से करना है, कैसे ट्रीट करना है इस तरीके के क्वेश्चंस को। देखिए फ्रेंड्स, मैं अगर LHS लेता हूँ, मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या हुई, 2 sec थीटा। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, थीटा अपनी तरफ से रखना चाहता हूँ कुछ ऐसी वैल्यू जिससे सॉल्व करने पर ये 3 cosec स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाए। अब चूंकि मुझे तो प्रैक्टिस है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको भी जब प्रैक्टिस होगी, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कैसे वैल्यू दिखेंगी कि यहाँ पे थीटा की कौन सी वैल्यू आने वाली है। देखिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे अगर मैं थीटा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑप्शंस के बाहर तो कोई आंसर होने वाला है नहीं, 35 तो आपको वैसे भी पता है कि टेबल में कोई होता नहीं है, 35 तो वैसे भी टेबल में कोई वैल्यू थी नहीं। ऑप्शन जो होगा ABC, इन 3 ऑप्शन में ही हमारा आंसर होने वाला है। तो मैं माइंड में कैलकुलेशन करूंगा एंड आप ये देख सकते हो कि कितनी क्विकली आप माइंड में ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने क्विकली एग्जाम में सॉल्व करना है तो आपको यही अप्रोच है कि आप माइंड में कैलकुलेशन कितनी स्पीड में करते हो। तो वही मैं दिखाने वाला हूं कि अगर आप 30 रख के चेक करते हो कि 30 रखने पर क्या ये इक्वेशन आपस में सेम हो रही हैं, तो देखिए sec 30 की वैल्यू होती है कितनी, sec 30 की अगर बात की जाए तो sec 30 होता है आपका √2/√3। क्या होता है, 2/√3। तो अगर मैं 30 यहाँ पे रखूंगा तो ये 2/√3 होगा। मैं रफ वर्क कर रहा हूं, यहाँ पे देख लीजिए कि अगर मैं 30 यहाँ पे रखूंगा तो 2/√3 होगा, और 2/√3 का मतलब हुआ कि ये 4/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4/√3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड 30 रखने पर 4/√3 मिलेगी। और अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में 30 डिग्री रखूंगा तो कोसेक 30 का मान कितना होता है, कोसेक 30 का मान होता है 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी यहाँ से मिलेगा 12। तो क्या ये दोनों सेम है, क्या LHS RHS 30 डिग्री पर सेम है, नहीं है। अब देखिए, अब अगर मैं रखता हूँ 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को आप देखिए 2 × sec 45 कितना होगा, √2, तो ये हो गया 2√2, यानी लेफ्ट हैंड साइड तो हमें 45 डिग्री पर 2√2 मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं राइट हैंड साइड पर 45 रखता हूं तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 × 2 6। तो क्या 2√2 और 6 आपस में इक्वल है, नहीं, यानी यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हुई। किस एंगल पर, 45 डिग्री पर। अब एंगल आपका बचा है 60 डिग्री। 60 डिग्री जैसे ही आप पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखिए 2 × लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, अगर हम यहाँ पे थीटा = 60 डिग्री रखते हैं तो देखिए 2 × sec 60, sec 60 का मान कितना होता है, 2/1, यानी कि 2 होता है, और 2 × 2 कितना मिलेगा, 4। तो LHS आ गया आपका 4। राइट हैंड साइड की बात करें, थीटा 60 डिग्री रखना है तो 3 × cosec स्क्वायर 60 डिग्री, तो 3 × cosec 60 का मान कितना होता है फ्रेंड्स, cosec 60 का मान होता है आपका 2/√3, और 2/√3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 3 × 4/3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट का स्क्वायर क्या होता है, रूट हट जाता है। रूट में कोई भी संख्या लिखी हुई है, अगर उसका स्क्वायर करोगे तो सिंपल संख्या आ जाती है बिना रूट के। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, 4। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड भी 4 है, राइट हैंड साइड भी 4 है। तो ये LHS RHS के बराबर हुआ, और LHS का RHS के बराबर होने का मतलब है कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई किस एंगल पर, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई 60 डिग्री पर। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई 60 डिग्री पर। मैंने आपको एक एक इक्वेशन, यानी एक एक एंगल को पुट करके इक्वेशन बताई है कि क्यों सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और आपको भी एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। लेकिन बेफिक्र रहिए, जब आप इन क्वेश्चंस को, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा करेंगे तो आपको ऑप्शन से देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आंसर होने वाला है। क्यों, क्योंकि देखिए
अगर मैं यहाँ पे चर्चा करता 2 sec थीटा 3 cosec स्क्वायर थीटा के इक्वल है तो थीटा का मान क्या होना चाहिए जिससे ये इक्वल हो, तो 45 तो वैसे भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि 45 की जैसे ही आप चर्चा करोगे यहाँ पे मिलेगा √2, तो ये तो रूट में आएगा और यहाँ स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। तो एक तरफ तो आपको रूट में संख्या मिल रही है और एक तरफ आपको विदाउट रूट मिल रहा है, तो ये तो इक्वल हो नहीं सकता है। तो 45 तो वैसे भी हट गया। अब हम लोग 30 की चर्चा कर ले। 30 की जब हम लोग चर्चा करेंगे तो देखिए यहाँ पे 30 की जब चर्चा करेंगे तो यहाँ पे भी अपॉन में रूट की वैल्यू आएगी, अपॉन में रूट की वैल्यू आएगी। देखिए यहाँ पे आ रही है 30 की जब चर्चा करेंगे तो सेक थीटा की वैल्यू यहाँ पे रूट में आएगी, तो ये जो LHS मिलेगा वो रूट में मिलेगा। जबकि यहाँ तो स्क्वायर है तो ये विदाउट रूट आ जाएगी, तो यहाँ पे भी रूट और विदाउट रूट तो इक्वल नहीं हो सकती है। फिर आपका एक ही ऑप्शन बचा क्या कि 60 रख दिया जाए। 60 रख देंगे जैसे ही आप, तो यहाँ पर तो स्क्वायर है इसलिए रूट हट जाएगा और यहाँ पे विदाउट रूट की वैल्यू आएगी, तो आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आप समझ रहे हो कि आपको कैसे क्वेश्चंस को एग्जाम में पहचानना है और किस तरीके से आपको स्मार्ट वर्क करके इन क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आई होप आपको इस क्लास अच्छी लग रही होगी, सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, ठीक है, और वीडियो के एंड तक बने रहें जिससे कि आपको एक एक स्टेप समझ में आए हर एक टाइप का। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स चर्चा कर लेते हैं हम लोग ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और क्या बेस्ट वे होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर वो क्वेश्चन सिंपली पहले तो हमसे कंडीशन कह रहा है कि जो थीटा की वैल्यू है वो लाई करनी चाहिए 0 से 90 के बीच में। तो बेफिक्र रहे, ये वैल्यू जब भी आपको दी जाए तो इनकी वैल्यू का एक्चुअली में कोई महत्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो कि जो भी वैल्यू आपने पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, जो भी टेबल आपने पढ़ी थी वो 0 से 90 तक ही थी। कहीं आपने 100 और 120 डिग्री का एंगल तो पढ़ा नहीं था। तो यहाँ पर वो चीज़ अगर दी भी जा रही है तो इससे आपको तो ये सिंपल समझ लेना चाहिए कि आप अब बेफिक्र हो जाए कि थीटा की वैल्यू 90 और 0 के बीच में ही लाई करने वाली है, इससे आगे नहीं जाने वाली है, यानी कि टेबल का ही यहाँ पे काम आने वाला है। जब भी आप ऐसी चीज़ें देखें इसका मतलब है कि टेबल का ही काम होने वाला है कि अब हमें यहाँ पे टेबल की जो वैल्यू पता है उन्हीं से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन हमें दिया क्या गया है। हमसे कहा गया कि 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल है 3 cos थीटा के। हमसे कहा गया 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल है 3 cos थीटा के और हमें बताना है किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू। क्या बताना है? थीटा की वैल्यू। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 60, 30, 90, 45। ठीक है, तो पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया है कि जो सबसे ज़्यादा कॉमनली जो लोग करेंगे वो यही तरीका अपनाएंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बजाय, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की बजाय वो ऑप्शन पर जाएंगे, ऑप्शन से वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे कि किस एंगल पर ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। यही वे है, यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। लेकिन अगर आप मान के चलिए कि जो इस ऑप्शन का आंसर है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो लास्ट ऑप्शन हो अगर, तो आप देख सकते हो कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप बिना फालतू में करना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको सीधा आपको क्वेश्चन की इक्वेशन देखते ही समझ में आ जाना है कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है। देखिए, जो इक्वेशन दी गई थी वो दी गई थी कि 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल है 3 cos थीटा के। अब हमें यहाँ से पता करना है कि थीटा के किस मान पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होने वाली है। थीटा के किस मान पर? 45 होगा क्या? आप कहोगे नहीं, सेम वही चीज़। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, लेकिन यहाँ विदाउट स्क्वायर है। तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि थीटा की वैल्यू 45 तो होने वाली है नहीं। क्यों? क्योंकि एक तरफ स्क्वायर है तो वहाँ से तो रूट हट जाएगा, वहाँ तो आपको विदाउट रूट की वैल्यू मिलेगी, और एक तरफ आपका स्क्वायर नहीं है तो यहाँ रूट मिलेगा। तो एक तरफ बिना रूट की वैल्यू है और एक तरफ रूट की वैल्यू है, तो क्या ये आपस में इक्वल हो सकती हैं? क्या इनके LHS RHS सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब 45 की वैल्यू तो हम लोग कैंसिल आउट कर दें, यानी ऑप्शन डी तो इसका आंसर होने वाला है नहीं। क्लियर है इतनी बात? अब हम लोग देखते हैं कि क्या 30 आंसर हो सकता है। 30 की बात की जाए तो sin 30 कितना होता है? sin 30 आपका होता है 1/2, sin 30 होता है 1/2, लेकिन cos 30 होता है √3/2। बात समझ रहे हो? sin 30 तो 1/2 होता है, तो यहाँ तो विदाउट रूट की वैसे भी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन cos 30 होता है आपका √3/2। ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई जब आप cos 30 की वैल्यू √3/2 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ तो रूट की वैल्यू मिलने लगेगी। तो जब यहाँ पे रूट की वैल्यू मिलने लगेगी तो फिर वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे भी LHS RHS आपका सेम नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब 30 की वैल्यू भी आपकी होने वाली नहीं है। अब देखो दो वैल्यू रह गई, 60 और 90। मैं आपको पहचानना बता रहा हूं अभी, ऑप्शन की हेल्प लेके कैसे पहचाने कौन सा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप
डायरेक्टली पहचान जाएंगे कौन सा एंगल होने वाला है। यही वे होगा पहचानने का, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। जब मैं समझा रहा हूँ तो एक अलग अप्रोच है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे एग्जाम में तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इस ज़्यादा होगी और आपकी अप्रोच भी होगी यही, लेकिन विद इन सेकेंड में आप उसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि समझाने में और सॉल्व करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, तो जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो आप कैसे एप्लीकेबल करें, मेरा यही मेन फोकस है, और आप इस चीज़ को कैसे ना भूलें, आपके माइंड में कैसे ये चीज़ें बैठ जाएं। तो इसीलिए मैं एक एक चीज़ को आप देख सकते हो कि बहुत फोकस से समझाता हूँ, जिससे कि आपको कभी भी कोई फ्यूचर में कोई समस्या यहाँ पे ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम सीधा कहेंगे कि 30 और 45 तो नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला, उसके पीछे का रीज़न आपको पता चल चुका है। 60 को चेक कर लेते हैं। 60 को चेक करते हैं तो साइन 60 की वैल्यू आपको पता है होती है √3/2, लेकिन रूट का होने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में वैल्यू दी गई है तो रूट हट जाएगा। तो साइन 30 जो साइन 60 होता है वो होता है √3/2, लेकिन कॉस 60 होता है 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैं यहाँ पे थीटा 60 डिग्री पुट करता हूँ तो आपको पता है LHS क्या होने वाला है, 2 इंटू साइन स्क्वायर 60 यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ से LHS तो आपको जो मिलेगा वो 2 इंटू 3/4 यानी कि 3/2 मिलेगा। LHS क्या मिलेगा आपको, 3/2 मिलेगा। RHS की बात करें यानी कि राइट हैंड साइड की बात करें तो वो होता है 3 cos 60, cos 60 1/2, तो ये भी 3/2 मिला। अब आप देख सकते हो कि 60 पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जा रही हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू 60 रख देने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे थीटा का मान 60 होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज के सेशन को हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं, यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि आपकी पर्याप्त मात्रा में समय हो चुका है। अगले सेशन में जब भी हमारी मुलाकात होगी हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये टाइप 3 में आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपके लिए एग्ज़ाम पर्पज से कितना इम्पॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में इस बेस्ड पर बने हैं। ठीक है, मैंने सभी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन मुझे प्रीवियस ईयर से मिला है, मैंने सभी क्वेश्चंस को नोट्स में रखकर उनको प्रॉपर वे में डायरेक्टली सॉल्व किया है और बताया है कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है। तो आप निश्चिंत रहें, ठीक है, इस चीज़ के लिए कि आपको क्वेश्चन देखने को कम मिल रहे हैं। बिल्कुल क्वेश्चन कम देखने को नहीं मिल रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि नोट्स में अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है वहाँ तक के अगर नोट्स की बात करें तो 130 के समथिंग क्वेश्चन पहुँच चुके हैं, जबकि अभी CND रूल अप्लाइड करके क्वेश्चंस कैसे ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व होते हैं और कैसे क्वेश्चंस वो बने हैं CND रूल पर ही बेस्ड, उन क्वेश्चंस की चर्चा रह गई है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, उन क्वेश्चंस की चर्चा रह गई है। इन दो स्टेप के रहने के बावजूद हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो 130 पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो नोट्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिर्फ इस पर्पज से कि जो मैंने चीज़ आपको पढ़ाई है वो आपको रिवीजन क्विक करना है। अगर क्विकली रिवीजन करना है तो आप उस नोट्स की मदद से कर सकते हैं, लेकिन ये उन्हीं के लिए सुटेबल होगा जिसने प्रॉपर वे में फर्स्ट पार्ट से एक वीडियो को कंप्लीटली देख रखा है, क्योंकि जिसने देख रखा है, चीज़ों को समझ रखा है, माइंड में उसकी चीज़ें बैठ चुकी हैं। अब उसको रिवीजन करने के लिए नोट्स की ही आवश्यकता पड़ेगी, वीडियो की दोबारा देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कभी भी समस्या होती है तो वो वीडियो को भी देख सकता है, क्योंकि वीडियो तो आपके पास हमेशा उपलब्ध रहेंगी। तो आज के लिए तो हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि हो गया है समय। अगले सेशन पे हम जब मिलेंगे तो इसी टाइप 3 को हम लोग जारी रखेंगे, टाइप 3 को कंप्लीट करेंगे, और हो सका मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको वहाँ पे फिर CND रूल तक ले जाऊं, कि CND रूल पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको सॉल्व करने का क्या वे होता है। ठीक है, तो सेशन अगर बढ़ रहे हैं उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी मेहनत है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है कि सेशन बढ़ रहे हैं तो मुझ पर कोई लोड पड़ रहा है, मुझ पर ही लोड पड़ रहा है, आप पर कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। क्योंकि मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि जब भी आप एक चीज़ पढ़ते हैं तो कंप्लीटली पढ़ें। ये नहीं है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ भी लिया लेकिन आपको यही नहीं पता है कि भाई ये चीज़ भी ट्रिग्नोमेट्री में होती है, ये चीज़ भी ट्रिग्नोमेट्री में होती है। तो आप देख सकते हो कि हम लोग
17वां सेशन आज कंप्लीट कर रहे हैं और 17वें सेशन के होने के बावजूद भी अभी बहुत कुछ चीज़ें डली हुई हैं। हाइट एंड डिस्टेंस को जबकि मैं ट्रिग्नोमेट्री से अलग लेके चल रहा हूँ, उसको तो मैंने अभी छुआ ही नहीं है, तब 17 सेशन हो चुके हैं, ठीक है। और अभी कम से कम आप मान के चलिए 3 से 4 सेशन तो आने ही वाले हैं, तो 20 से 21 लेक्चर आपको मिल रहे हैं 40-40 मिनट के, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट रह गया होगा जो कि ट्रिग्नोमेट्री में हो और मैंने आपको डिस्कस ना कराया। मैंने हर एक चीज़ आपको डिस्कस कराई है, प्रॉपर मैं नोट्स भी दूंगा जिससे कि आपको कोई समस्या फ्यूचर में ना रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। तो बस आपसे यही उम्मीद है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ये मेहनत का फल मुझे दिखना चाहिए। सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको समस्या होती है, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। आपकी एक लाइक से मुझे उत्साह मिलता है कि मैं अगली बार जब आऊं तो एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग के साथ आऊं, जिससे कि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं और मुझे ये समझ में आए, मुझे भी ये पता चले कि जो मैं प्रयास कर रहा हूं वो मेरा प्रयास सफल हो रहा है और मैं एक राइट वे में चल रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों के इन कदमों से मुझे उत्साह मिलता है, तो आप लोग ये ज़रूर करें, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय हिंद दोस्तों।